नहीं मैं ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूँ घुमा फिर आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज उसने नापाक हो गया पेट्रोल। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए यार। आपके साथ बैठी है, अब यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं। भाई अब अमेरिका को आप नाराज नहीं कर सकते मेरे भाई। आप तो स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से ये पाकिस्तान आया है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह ही नहीं रहा। मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए बेहतर ही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से रिफाइन। कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? ये थिंकिंग, इनकी बुक देख के मुझे याद आया, इन्होंने बुक पकड़ी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ठीक है, क्या इस बुक में क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं, क्या आपने इसमें पढ़ा, क्या मैजिक है बिग थिंकिंग का? बड़ी बड़ी कंपनियां भी, शेल पेट्रोल जो है, शेल पेट्रोल पंप वाले, वो अपने यहाँ से बिजनेस को वाइंड अप करके पाकिस्तान से ख़त्म करके जा रहे हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है? मैं अपना सिस्टम सोचे मैं वाइंड अप करूँ, मैं बाहर चला जाऊँ। अच्छा। मैं कोशिश भी मैं कर रहा हूँ। मैं फ्यूचर क्या, मेरे बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में बच्चों का फ्यूचर नहीं है। नो, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी तौर पर लिख के देने तैयार हूँ। आपका भी, मेरा भी, बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपने ये बोला कि अगर ये इंडिया से आया है तो ये इसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्या आप एजेंट हैं? मैं मतलब इंडिया की चेंज का एजेंट नहीं, मैं चेंज का एजेंट हूँ। मैं प्रोग्रेसिव सोच का एजेंट हूँ। मैं डेवलपमेंट का एजेंट हूँ। अगर ये होना गलत है तो मैं हूँ भाई। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं और उसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर लोगों की ओपिनियन लेने वाला हूं। रशिया पाकिस्तान की ऑयल डील हुई, जिसे बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया गया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि आखिरकार हम रशियन ऑयल लेने में कामयाब हुए। लेकिन वो ऑयल की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई कैसे, इसके ऊपर बात को छुपा दिया गया। खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है, पहली कंसाइनमेंट 45,000 टन, वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहां पर वो रिफाइन हुआ और वहां से रिफाइन होने के बाद यूएई और यूएई से वो पाकिस्तान आया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर गुजरात में वो रिफाइन हुआ है तो क्या वो डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान नहीं आ सकता था? हमें यूएई लेकर जाने की और वहां से पाकिस्तान लेकर आने की क्या जरूरत थी? क्या वो पहले मुसलमान होने गया था? इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक नदीम। आपका नाम? सनाउल्लाह ज़फ़र। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब का। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और आप? स्टूडेंट हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि रशिया से ऑयल आया पाकिस्तान, अल्लाह अल्लाह करके बहुत टाइम बाद आखिरकार पाकिस्तान में 45,000 टन ऑयल आ गया। मुझे ये बताएं, ये रिफाइन हो के आया या क्रूड ऑयल था? रिफाइन कहाँ से हुआ आपके ख्याल में? हमने तो सुना कि क्रूड ऑयल है, यहाँ की रिफाइनरी में रिफाइन होगा पाकिस्तान में। और आपके मुताबिक? सेम है कि यहाँ पाकिस्तान की रिफाइनरी में रिफाइन होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि वो जो ऑयल आया रशिया से, वो पहले इंडिया गया, इंडिया गुजरात में, खबर के मुताबिक यह है कि वहाँ से वो रिफाइनरीज में रिफाइन हुआ और फिर यूएई से वो पाकिस्तान आया। कैसा लगेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफ़ाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हम कितने जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे ऊपर। अच्छा, ये भी आपने बोला बेहतर था कि पाकिस्तान में रिफ़ाइन होता। नो डाउट, अगर रिफाइनरीज यहाँ पे उस लेवल की हों तो यहाँ पे ही होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये बनता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि लेट्स सपोज अगर वहाँ पे हुआ भी तो पब्लिक तक ये बात क्यों नहीं आई? और दूसरे नंबर पे रशिया ने इंडिया में ही क्यों भेजा ऑयल? अब इसके पीछे जो है आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि वो कितनी जो है वो आवाम को किस हवाले से आगाह रखती है अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं। तो अब ये मतलब वो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो हमारी जो है ना वो परफॉर्मेंस या वो एक तरह से जो है ना डिग्रेड नजर आए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शकील अहमद। शकील भाई, आपसे पहले भी एक दो बार शायद बात हो चुकी है। जी हो चुकी। ठीक है, टॉपिक आपने सुना ही होगा कि खबर के मुताबिक पहले ऑयल इंडिया गया, वहाँ की रिफाइनरी, गुजरात की रिफाइनरी से रिफाइन हुआ और फिर यूएई से पाकिस्तान आया। अगर ये खबर सच है तो क्या कहेंगे इसके ऊपर?
मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है, तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं। हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम उसका क्या करें? नहीं, अटक में वैसे रिफाइनरी है लेकिन शायद इस लेवल की हाँ नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। इससे पीछे भी अगर थोड़ा सा आप नीचे उतरे ना मजीद, इसकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, खासतौर पे इंटरस्टेट डायनामिक्स जो रिलेशनशिप के, ठीक है। उसमें भी उतरे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बुनियादी जो चीज़, हमारे पास रिफाइनरी है नो डाउट, हो सकता है वो रिफाइन भी कर पाए, लेकिन इसके पीछे जो एक अलायंस है ना, आपको क्लोज अलायंस, दो रिलेशन, जो दो स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान जो इंडिया अलायंस, रशिया के अलायंस, वो इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो पावर में जो स्टेट्स होंगी, यानी जो फेस टू फेस या नेक टू नेक या शोल्डर टू शोल्डर निगोशिएशन में जाएंगी, वो उनकी पावर डिटरमिन करेगी कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा और कहाँ से चीज़ इंपोर्ट। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पर जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें, वो तो डबल हो गई, डबल हो गया। हाँ, अच्छा, तो पाकिस्तान आपने बोला, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि नो डाउट बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जिस कॉस्ट में भी मिले, हाँ। पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं उठता इंडिया से क्यों आया, सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया से रिफाइन हुआ है, अगर ऑयल रिफाइन हो के यूएई से पाकिस्तान आ सकता है, तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? हाँ। ये मेडिसिन भी यहाँ से यानी इंडिया से पाकिस्तान आती है, वो भी दुबई के थ्रू, यूएई के थ्रू आती है। आपको इल्म है इस बात का? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठा दें मैन्युफैक्चरर, जो लेट से आप किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज़्यादातर यूज, मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई या यो इस्लामिक स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान होके वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं, क्या इसमें मतलब देखने में ये बात अजीब है, लेकिन इसमें वजह क्या नज़र आती है? पब्लिक से छुपाना आज के दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, कि आज के दौर में ये चीज़ें छुप सकती हैं? नहीं, बिल्कुल छुप भी नहीं सकती और छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ी सी आगे, अगर थोड़ा सा इसी डिबेट से आगे बढ़ें तो हमें इस चीज़ का इदराक होना भी चाहिए और हमें ये चीज़ भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई जो रियासतें या जो स्टेट्स कैपेबिलिटी रखती हैं उनके साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए। डायरेक्ट इंटर स्टेट जो जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं उसको रुझान हमें देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए यार। आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं भाई। अब अमेरिका को आप नाराज़ नहीं कर सकते, तो इंडिया में आया, इंडिया से होकर के यूएई से होकर के पाकिस्तान में पहुँच गया। यानी हमें अगर नॉन मुस्लिम वगैरह की बात करें, ये चीज़ों की बात करें, जबकि ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए हमेशा, लेकिन अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, हम उससे नाराज़ जो है वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराज़गी पसंद नहीं है, लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं ना दे सकता, हमें अमेरिका डॉलर देता है, इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता। ये देखने की बात है। मेरी नज़र से अगर देखा जाए, इंडिया डॉलर नहीं दे सकता, इंडिया सस्ती सब्जी दे सकता है। इंडिया हमें बहुत सी ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर बात करें, वो जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल के हवाले से बात करें, आईटी के हवाले से, मसालों के, मैं कहता हूँ जो कुछ वो दे सकते हैं शायद वो यूएस नहीं दे सकता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप इस पे जाएं कि जो फ्रेट कॉस्ट है, मैं उस पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि आप अगर अमेरिका से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, वो उतने की चीज़ नहीं जितनी फ्रेट पड़ रही है उसकी। ऐसे ही है। आप वही सेम चीज़ यहाँ से साथ ही आपकी बॉर्डर लगता है, यहाँ से उठाएं, आपकी वही जहाँ पे आप डबल में ले रहे हैं, कट ऑफ लगा के आपको आधी में मिल रही है, तो आप यहाँ से लें, बिल्कुल यहाँ से लेनी भी चाहिए, जहाँ से भी सहूलत मिले। अच्छा, शेल की अगर बात करें, पेट्रोल के हवाले से, वो पाकिस्तान से अपना शट डाउन कर रहे हैं, अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? वैसे तो अगर बिज़नेस के पैराडाइम से देखा जाए, उस नज़र से देखा जाए, तो उनका बिज़नेस की कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है शेल की, या उनका रिस्पांस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से मार्केट का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया लोगों ने। इसकी क्या वजह होगी कि शेल यानी पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से ऑलमोस्ट छठा, पाँचवा छठा बड़ा कंट्री, और यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा शेल? ऐसे तो हाँ नहीं, वो एक्चुअली ये है ना कि जो कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, ये किसी रियासत या स्टेट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, ये प्योरली बिजनेस पैराडाइम को सामने रखते अगर मैं बात करूँ तो वो यही है कि अगर किसी बिजनेस में रिस्पांस ना हो तो रैप अप करें और चलते बने। एग्री करता हूँ इस बात से, बिजनेस में रिस्पांस ना हो तो वहाँ से वाइंड अप कर लेना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्यों मतलब इतने साल काम करता रहा और इतनी बड़ी आबादी है, फिर भी यहाँ से वो क्यों, क्या कहीं ये सवाल तो नहीं उठता कि पॉलिसी से वो एग्री नहीं कर पाते? यार पॉलिसी की जैसे ही आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी वो जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं वो कोई इतनी, ठीक है, कमीशंस कह लें आप, टैक्स की हमारी को पॉलिसीज़ जो हैं वो कोई इतनी ख़ास नहीं है कि जो लोग बाहर से आएँ और यहाँ पे काम करना शुरू करें। आप लोगों को बाहर जाते हो, बाहर जाके लोगों को कहते हो कि यार आओ पाकिस्तान में सरमायाकारी करो,
अपना कैपिटल इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में। आपके अपने लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो दुबई में, वो वहाँ जाके टैक्स एवेडर्स बनने के लिए वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई में बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हाँ, तो जो फील्ड होती है ना, फील्ड किसी भी साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाता है, काम करना हो, कोई किसी इंडस्ट्री को आपने परवान चढ़ाना हो तो साजगार माहौल पहले वहाँ पे आप पैदा करें ताकि वो इंडस्ट्री ग्रो कर सके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं मेरे भाई, हमारी थिंकिंग क्यों नहीं बदल पा रही है? अभी ये थिंकिंग, इनकी बुक देख के मुझे याद आया, इन्होंने बुक पकड़ी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ठीक है? क्या इस बुक में क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं, क्या आपने इसमें पढ़ा, क्या मैजिक है बिग थिंकिंग का? यार हमारे पास से बिग माइंड्स ही नहीं है जो बिग थिंक कर सकें, तो अनफॉर्चुनेटली वो यही बात करता है कि आप जो है ना वो इफ़ेक्टिवली कैसे थिंक करके अपने लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं या अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। बेसिकली ये सेल्फ हेल्प बुक है डेविड जे, और इसमें ये मतलब मेन इसका अगर थीम को देखा जाए तो वो यही है कि आप जो है वो कैसे इफ़ेक्टिवली सोच के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा इतराज़ है इस बात से, वो ये कि यार जो है ना, अगर किसी कौम को चेंज करना हो तो उसके एक इंडिविजुअल से तो कुछ है ही नहीं ना। मतलब आप बैठे रहें, सोचते रहें, बिग थिंकिंग जितना मर्जी बिग सोचते रहें, कुछ भी नहीं होने वाला। जो एक सांचा होता है ना, अब यूएसए में प्लेटफॉर्म बनने की जरूरत होती है। अब यूएसए में, चाइना में देखें, हर पैदा होने वाला बच्चा इतनी प्रोग्रेसिव सोच लेके कैसे आ जाता है। वहाँ पे माहौल ऐसा है, वहाँ पे सांचा ऐसा है, जिस सांचे में डलेंगे अब वैसे ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे पुलिसेस ऐसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, बुरा बदतरीन गलीज तरीन। तो इसका मतलब आपको ये बुक पढ़ने का फायदा कोई नहीं हो, इन्हें फायदा कोई नहीं होने वाला क्योंकि सेटअप ऐसा है। फायदा उन्हें ज़रूर होने वाला है। एक्चुअली ये जो इससे सोच पढ़ के एटलीस्ट ये इन लोगों को तो बता सकता है ना, किसी के सामने ये चैलेंज तो कर सकता है ना कि भाई आपकी मानदा सोच है, आप इसे ख़त्म करके थोड़ा आए, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं, डिबेट का रुझान हम उजागर करते हैं। डिबेट का रुझान होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाली और परेशानी वाली बात है, हम किसी दूसरे की, इनकी बात को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, ये मेरी बात को शायद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह भाई ने बात की बिल्कुल ठीक है, आप इंटेलेक्चुअल्स को, आप यूथ को अगर इसमें इंगेज करेंगे तो आपको बेहतर लीडरशिप मिल सकती है। ठीक है। अगर आप यूथ को इसमें इंगेज नहीं करेंगे तो आपको इन फ्यूचर लीडरशिप कैसे मिलेगी? तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवालिया निशान है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली वो जो एक शुरू से ही आ रहा है कि आपकी पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो चलती आ रही है। कोई एक दूसरा बंदा जो है ना वो जब आना चाहता है अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पे तो उसको साइड पे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको लीडरशिप में लैग करना पड़ रहा है और इनडायरेक्टली आपको जो है आपका कंट्री भी जो है ना वो लैग करता है। आप क्या कहेंगे भाई इसके ऊपर? फिर आपसे वाइंड अप करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें HTN न्यूज़ चैनल हिंदी डेली न्यूज़।